दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल कभी विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं देते और जिद करने पर उन्हें बाहर करवा देते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जिससे दिल्ली का कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वजह वही कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक ने ही अपनी सरकार की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान के सामने आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ने उत्तम नगर के पंखा रोड स्थित जर्जर हुए फ्लाईओवर का मुद्दा उठाया। राजेश ऋषि ने कहा कि द्वारका उत्तम नगर में पंखा रोड पर एक फ्लाईओवर है जिसकी स्थिति अभी एकदम जर्जर है। एमसीडी ने 2014-15 में इसे पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया था, लेकिन अभी उसके हिस्से टूटकर गिर रहे हैं। राजेश ऋषि ने आगे कहा कि हाल ही में उस पर पेंट करके लीपापोती कर दी गई। इस पर एक साइकिल पथ है, लेकिन वहां लाइट नहीं है, जिसकी वजह से यहां रात में गंदे काम होते हैं। पुलिस को पता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। मतलब कि जिस पीडब्ल्यूडी को फ्लाईओवर की मरम्मत करनी थी, उसने उसे रंग पोतकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अधीन है और इसी ने अरविंद केजरीवाल के लिए चर्चित शीश महल का निर्माण किया है। 9 सालों में दिल्ली जल बोर्ड को कंगाल बना देने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसका ठीकरा भी केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। विधायक प्रकाश जारवाल ने कहा कि 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जल बोर्ड के पास पैसा नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा काम रोके जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी विधानसभा सत्र में डीटीसी की बसों का मुद्दा लेकर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। डीटीसी के पास आज लगभग 3992 बसें हैं, जिनमें से 3304 बसें आउटडेटेड हैं। आए दिन ब्रेकडाउन होता है। हम 8 साल में डीटीसी की एक भी सीएनजी बस नहीं खरीद पाए, उसके बावजूद डीटीसी घाटे में चल रही है। 2013, 15 और 20 में भी सीएम ने डीटीसी के ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें रेगुलर नहीं किया गया। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से अपील है कि जल्द से जल्द डीटीसी की बसें खरीदी जाएं और कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन मिले, उन्हें रेगुलर किया जाए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा मच गया। बीजेपी विधायकों ने नियम विरुद्ध सदन का सत्र बुलाए जाने का विरोध किया। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नियमों की बात करते अच्छे नहीं लगते। उन्होंने न ही हम उनके रुख पर कुछ बोलकर भाव देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी विधायकों को लगता है कि सदन के सत्र का संचालन गलत तरीके से हो रहा है, तो उन्हें लोकसभा और राज्यसभा जाना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि वहां जाने के बाद उन्हें पता चलेगा कि संसद में विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जिस सदन की कार्यवाही के तरीके को वो गलत बता रहे हैं, वो दिल्ली विधानसभा है, लोकसभा या राज्यसभा नहीं, जहां पर केंद्र की मर्जी से सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में अभी भी लोकतंत्र कायम है, जबकि संसद में लोकतंत्र मर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तीखी तकरार हो चुकी है। केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम को बदलना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे बरकरार रखने पर तुली थी। आखिरकार केंद्र सरकार ने इस मामले पर अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन अब पूर्व जजेस और न्यायविदों ने इस कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े कर सुप्रीम कोर्ट को घेरा है। मामला ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर का है, जो 7 अगस्त को रिटायर हुए। इससे पहले वे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दिल्ली उच्च न्यायालय के भी जस्टिस रहे हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मौका न मिलने पर न्यायिक जगत की हस्तियों ने सवाल उठाए हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर, कानून के जानकार फली एस नरीमन और सीनियर वकील श्रीराम पांचू ने कॉलेजियम पर ही सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेजा गया। यदि उन्हें उच्चतम न्यायालय में प्रमोट किया गया होता तो उनकी रिटायरमेंट उम्र 7 अगस्त 2026 हो जाती। तीनों न्यायविदों ने एक आर्टिकल के जरिए कॉलेजियम के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस आर्टिकल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के तौर पर जस्टिस मुरलीधर का शानदार करियर था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की उन्हें गहरी समझ थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले मुरलीधर को कानून की अच्छी अकादमिक समझ भी थी। वह कई अहम मामलों के वकील भी रहे थे, जैसे टीएस सेशन के दौर में उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से दलीलें दी थी। इसके अलावा विधि आयोग के भी वे सदस्य थे। वे 2006 से सन 2020 तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। तीनों जानकारों ने लिखा कि जस्टिस मुरलीधर को क्रिमिनल जस्टिस की शानदार समझ थी। इसके बाद भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रमोट न किया जाना समझ से परे है। कॉलेजियम से सवाल, जस्टिस एस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेजा? शीर्षक से लिखे आर्टिकल में पूर्व जस्टिस के फैसलों का जिक्र भी किया गया।
इनमें से एक मामला दिल्ली में हुए दंगों को लेकर भी था और इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस मुरलीधर राव ने कहा था कि यदि दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषणों के मामले में सही समय पर एक्शन लिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। इसके अलावा ओडिशा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने के दौरान लाए गए बदलावों का भी जिक्र किया गया। लेख में कहा गया था कि आखिर इस शानदार जज को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेजा गया, जिनकी योग्यता शानदार थी और उन्होंने अच्छे से अपने काम को अंजाम भी दिया था। आखिर उन्हें नजरअंदाज करने का क्या आधार था जब वह हर पैमाने पर खरा उतरते थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के बने बनाए खेल को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने बिगाड़ कर रख दिया। नीतीश कुमार के रास्ते विपक्षी गठबंधन में घुसाए अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए दिल्ली कांग्रेस के करीब 30 नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी मीटिंग की। इस तरह की एक और मीटिंग विपक्षी दलों की पटना में होने वाली बैठक के पहले भी हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक दिल्ली कांग्रेस के नेताओं अजय माकन और संदीप दीक्षित का रुख अरविंद केजरीवाल को लेकर बदला नहीं। राज्यसभा में भले ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, लेकिन उस दौरान खास तौर से संदीप दीक्षित लगातार मुखर रहे और केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते रहे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की दुम बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में संदीप दीक्षित भी शामिल हुए। संदीप दीक्षित ने यहां तक कह डाला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के गठबंधन में डर की वजह से शामिल हुए हैं। उनके इस बयान ने दिल्ली की लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर संशय पैदा कर दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं, डर की वजह से केजरीवाल गठबंधन में शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। बैठक में अनिल चौधरी और अजय माकन के अलावा दिल्ली कांग्रेस के करीब 30 नेता बैठक में मौजूद रहे। इसके पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर संदीप दीक्षित ने कहा था कि इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है और पार्टी का क्या फैसला है इसकी उन्हें जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आलाकमान बैठक करेंगे। जिन राज्यों में गठबंधन की भूमिका है वहां शायद पार्टी से पूछेंगे उनकी राय क्या होगी। दिल्ली सर्विस बिल को लेकर संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अध्यादेश सही है। अरविंद केजरीवाल पर जो फंदा कसा था, जो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हैं, अपनी जान बचाने के लिए वे अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल के पास सर्विस का कंट्रोल आया उसी रात उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने वाले खुफिया विभाग का दरवाजा रात 3 बजे तोड़ा और फाइलें गायब कर दी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली सेवा कानून के लागू होने के बाद केजरीवाल की सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा जिसका बहाना बनाकर वे कोई पंगेबाजी कर सकें। इसके लिए अब केजरीवाल सरकार ने इस कानून के प्रावधानों के साथ तालमेल बैठाकर चलने का फैसला किया। वे नए कानून के तहत तबादलों के लिए बनी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी और सरकार के विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए सरकार के साथ बड़ा फैसला कर रहे हैं। अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के साथ सभी विभागों की नियमित बैठक होगी। ये केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है जिसमें दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए सेवा और सतर्कता विभाग की मंत्री आतिशी ने आदेश भी जारी कर दिया। आतिशी ने कहा कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक के गतिरोध को खत्म करने के लिए अब नियमित रूप से अथॉरिटी की बैठक शुरू होंगी। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच जितना बेहतर समन्वय होगा उतने अच्छे से जनता के काम होंगे। इसलिए केजरीवाल सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है जिससे दिल्ली के लोगों के हित में हो रहे कामों में कोई बाधा न आए। आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग नियमित रूप से होती रहेगी और सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब और कैसे होगी जिससे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो सके, इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी। आतिशी मारलेना ने कहा कि GNCTD अमेंडमेंट का जो अध्यादेश आया था
और अब संसद में पास हुए इसके बिल के तहत दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। पिछले कुछ समय से सरकार और अफसरशाही के बीच कई प्रकार के गतिरोध आ रहे थे, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। ऐसे में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठकें शुरू हों। दिल्ली के सभी विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच समन्वय कैसे बन पाए, इसके लिए बतौर मंत्री आतिशी ने एक ऑर्डर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है और हम संविधान का सम्मान करते हैं। अब जब ये बिल संसद द्वारा पास किया गया है तो जब तक ये बिल कानून है इसका हम सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे जनता के काम न रुकें, इसके लिए नियमित रूप से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक होगी। हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन जब तक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है हम इसका सम्मान करेंगे। हम इसका सम्मान इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली वालों के काम होते रहें और उनका कोई भी काम न रुके। इसलिए ज़रूरी है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक हो और सभी विभागों में अथॉरिटी में समन्वय बना रहे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले करीब 9 सालों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार कामकाज पर चू नहीं करने वाली पार्टी के विधायक अब अपनी ही सरकार पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सरकार के काम को भी कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। इससे केजरीवाल की मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब तक दिल्ली में विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ही सवाल उठा रही थी, लेकिन अब पार्टी के विधायक ही एक एक कर नाराज होने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान पहले पार्टी विधायक राजेश ऋषि ने जर्जर फ्लाईओवर के मामले पर सरकार पर सवाल उठा दिए, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक भूपिंदर सिंह जून ने जल बोर्ड के घटिया कामकाज को लेकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर लिया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि पिछले 1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम एकदम ठप पड़ा है। दिल्ली के लोग गंदा और बदबूदार गटर का पानी पीने को मजबूर हैं। जल बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली में बहुत गंभीर महामारी फैल सकती है। बिजवासन विधानसभा से विधायक भूपिंदर सिंह जून ने गंदे पानी को लेकर सदन के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी विधानसभाओं में पिछले 1 से 1.5 साल से जल बोर्ड का काम एकदम ठप पड़ा है। कोई भी काम नहीं हो पा रहा। दिल्ली के लोग एकदम गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। जब जल बोर्ड के अधिकारियों से इसकी शिकायत करते हैं तो उनका बस एक ही जवाब होता है, हर विधानसभा में जल बोर्ड के पास फंड ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जल बोर्ड को फंड न मिलने से कोई काम नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान है। लोग विधायक के ऑफिस में बोतलों में गंदा पानी भरकर पहुंचा जाते हैं। ये पानी एकदम गटर का होता है, इतना गंदा पानी होता है कि कोई इंसान उसे हाथ तक न लगा पाए। कई इलाकों में 30 से 40 पाइपलाइन रिप्लेस नहीं हुई। जल बोर्ड के पुराने टैंकर्स का टेंडर भी खत्म हो गया। आम जनता प्राइवेट कंपनी से पानी खरीद रही है। असल में केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन की वजह से जल बोर्ड दिवालिया हो गया है। उसके ऊपर 50,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। हालत ये है कि जल बोर्ड के पास मेंटेनेंस करने तक के पैसे नहीं। जल बोर्ड का ये हाल फ्री रेवड़ी घोटालों और फिर उसके फंड की हेराफेरी के चक्कर में हुआ। अब तक विपक्ष इस सवाल को उठाता रहा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के विधायक ही ये कहने लगे हैं कि सरकार दिल्ली की जनता को गटर का पानी पिला रही है। भूपेंद्र सिंह जून ने कहा, सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द फंड रिलीज करें ताकि लोगों को सही पानी मिल सके। पानी ऐसी चीज है जिसके बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रहा जा सकता। अगर पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कोई महामारी फैल सकती है जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्षी गठबंधन से पहले अरविंद केजरीवाल भागेंगे। अब अमित शाह की यह भविष्यवाणी सही साबित होती दिख रही है। 3 घंटे लंबी चली राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की मीटिंग के बाद नेताओं की बैठक के नतीजे अरविंद केजरीवाल को मायूस करने वाले आ रहे हैं। दिल्ली के नेताओं से 7 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया है और ये भी राहुल गांधी ने अपने नेताओं को बताया कि दिल्ली सेवा बिल पर समर्थन देने का फैसला सैद्धांतिक था, न कि गठबंधन के हिसाब से। बैठक के बाद अलका लांबा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि न बैठक में गठबंधन को लेकर बात हुई। इस बयान पर आम आदमी पार्टी खुलकर मैदान में आ गई।
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है, तो विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के जाने का कोई मतलब नहीं है। इस पर अंतिम फैसला पार्टी की टॉप लीडरशिप करेगी। मतलब कि अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो फिर आम आदमी पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। बैठक के बाद अलका लांबा ने कहा कि बैठक में शामिल नेताओं की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया कि वो दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर चुनावों की तैयारी करें। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि लगभग 3 घंटे की बैठक हुई है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया मौजूद थे। बैठक की शुरुआत में संगठन की कमियों को लेकर चर्चा की गई। इस पर कई सुझाव आए कि हम कैसे अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब हमें करनी हैं। लोकसभा की तैयारियों को लेकर दिल्ली से पहले 18 राज्यों की बैठक हो चुकी है। दिल्ली 19वां राज्य था जिसे लेकर चर्चा की गई। ये आदेश हुआ कि हमें सभी 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से और अभी से निकलना है। 7 महीने हैं, 7 सीटें हैं। अलका लांबा ने इसके बाद कहा कि दिल्ली में हम लोकसभा चुनाव में अकेले ही उतरेंगे। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है और हम 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे या 4 सीट पर। हम साल 2019 में सभी 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को पूरे देश में मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा आप 7 सीटों पर लड़कर पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। उनकी बातों ने हम में विश्वास पैदा किया। संगठन में मजबूती के साथ तैयारी कर जनता के बीच जाना है। सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेताओं को पार्टी लाइन के तहत बयान देने की नसीहत दी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस का स्टैंड सैद्धांतिक था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल का विरोध करना बंद नहीं किया है, बावजूद इसके कि कांग्रेस केजरीवाल के साथ गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रही है और मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में काफी कुछ तय हो जाने की उम्मीद है। इन सब के बीच संदीप दीक्षित ने दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि अध्यादेश दिल्ली एनसीटी की सेवाएं सही हैं और अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का प्रशासन करने में कोई समस्या थी तो क्या वह शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर सकते थे। उन्हें दिल्ली प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, वह तो सिर्फ अध्यादेश का विरोध कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। असल में केजरीवाल की सरकार पर शराब घोटाला, फीडबैक यूनिट घोटाला, विश्रापन घोटाला, क्लासरूम घोटाला, रेनोवेशन जैसे कई घोटालों के आरोप हैं। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रुप ए अधिकारियों की तैनाती एवं तबादले के लिए एक प्राधिकरण के गठन और ऐसी नियुक्तियों पर केंद्र सरकार को प्रधानता देने संबंधी प्रावधानों वाले दिल्ली सेवा विधेयक को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना में कहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक कानून में तब्दील हो गया। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 का स्थान लेगा। संबंधित विधेयक 3 अगस्त को लोकसभा से और 7 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ था। ये अधिनियम दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती को लेकर अंतिम अधिकार देता है और सेवाओं और केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत करता है। उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार का, जबकि सेवाओं पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होगा। इसके बाद केंद्र सरकार 19 मई को दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर एक प्राधिकरण बनाने के वास्ते अध्यादेश लेकर आई थी। ये अधिनियम अखिल भारतीय सेवाओं और दानिक्स से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को तरजीह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल के गले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का कांटा लगता है अब तक फंसा ही हुआ है। जब से अमित शाह ने सीआरपीसी की जगह 3 बिल लोकसभा में पेश किए, कपिल सिब्बल लगातार उसकी आलोचना कर रहे हैं और अंग्रेजों के पुराने कानून की तरफदारी कर रहे हैं। असल में अंग्रेजों के बनाए भारतीय दंड संहिता के समय समय पर किए गए बदलाव में और इसके बदलावों के बाद कानूनी नुक्ते निकालने के कई रास्ते रह गए, जिसका इस्तेमाल कर अपराधी बच निकलता है। माना जा रहा है कि ये सारे रास्ते वकीलों को भी सूट करते हैं ताकि उनका मुवक्किल बच निकले, लेकिन लोकसभा में जो भारतीय न्याय संहिता बिल पेश किया गया उसमें वे सारे रास्ते बंद कर दिए गए जिनसे अपराधी बच निकलते हैं। और इस बात से नाराज कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।
राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस बार पीएम मोदी से पूछा कि अच्छे दिन कहां हैं, क्या उसे भूल गए। कपिल सिब्बल ने सवालिया लहजे में पूछा, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को आपने कहा था कि हमें भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना है, लेकिन आपके पास लगभग 10 साल थे, क्या हुआ, अच्छे दिन कहां गए, भूल गए क्या। देश में आपकी महंगाई आयातित है, बाजार में हमारी सब्जियां नहीं हैं। आप अब बता रहे हैं कि अगले 5 साल देश के लिए स्वर्णिम काल होगा, लेकिन ऐसा किसके लिए होगा? क्या गरीब, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा होगा या फिर किसी और का भला होगा? 3 दिन पहले यानी 13 अगस्त को पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता की जगह लाया गया भारतीय न्याय संहिता विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। एनडीए सरकार औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करने की बात करती है, लेकिन वो देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश के जजेस को इससे सावधान करने की सलाह देना चाहूंगा। भारतीय न्याय संहिता सहित 3 बिल देश को अंधकार में धकेलने वाला है। ये न्यायपालिका की आजादी के खिलाफ है, बीएनएस असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के अंतिम दिन भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस विधेयक 2023 सीआरपीसी की जगह लेने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य यानी बीएस विधेयक 2023 पेश किया था। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। The report, News of India।